अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सामने था, ठीक है। एलोकेशन का ये एलोकेटेड है जो दी हुई है, मैक्सिमम नीड इतनी चाहिए, करंटली अवेलेबल ही है, ठीक है। करंटली अवेलेबल मैंने निकाल के दिखा दिया था आपको। एक ही जो 7 रिसोर्सेज थी टोटल, एक ही 7 एलोकेट हो गई है, तो शायद 10 में से 7 माइनस करा 3 बच गई। इस तरह बी के जो है वो 2 थी टोटल, ठीक है। और बी के बाद टोटल 5 थी, 5 में से 2 निकाल दी तो 3 बचे। और सी के जो है वो टोटल 5 रिसोर्सेज एलोकेटेड है, 5 में 7 अवेलेबल है, 7 में से हमने 5 निकाल दिए तो 2 बचे। तो ये हमारे पास सिनेरियो था। तो तीसरा हमने यहाँ चेक नहीं किया था, रिमेनिंग नीड, ठीक है। ये रिमेनिंग नीड, रिमेनिंग नीड का मतलब क्या था? रिमेनिंग नीड में आपको यहाँ पर बड़ा करके भी दिखा देता हूं। तो रिमेनिंग नीड का फॉर्मूला ये लिखा कि रिमेनिंग नीड, ये नीचे जो लिखा हुआ है, रिमेनिंग नीड इज इक्वल टू मैक्सिमम नीड माइनस एलोकेशन, ठीक है। मैक्सिमम नीड, जो मैक्सिमम नीड है उसमें से आप माइनस कर देंगे एलोकेशन को, मैक्सिमम नीड में से माइनस कर देंगे एलोकेशन को, तो आपकी जो है वो रिमेनिंग नीड निकल आएगी। नीचे फार्मूला नीचे नीचे लिखा हुआ है। तो आपकी रिमेनिंग नीड मतलब कि को चाहिए कितने, करंटली तो दे दिए इतने, चाहिए कितने हैं, ठीक है। रिमेनिंग कितनी है, तो ए के लिए कितना रिमेनिंग है, तो आप मैंने फार्मूला से कर दो, मैक्सिमम नीड से माइनस कर दो एलोकेशन को। तो मैक्सिमम कितने हैं इसको, ए के 7, एलोकेट कितने हुए हैं 0, 7 में से 0 माइनस करो, क्या जवाब आएगा 7, ठीक है। 7 में 0 माइनस कर दिया, 7 जवाब आया, बिल्कुल सही। इसके बाद जो है वो बी है, बी के अंदर कितने थे 5, मैक्सिमम नीड 5 थी, 5 में से 1 माइनस कर दो, कितने बचे 4, क्योंकि बी को एलोकेट 1 हुआ है, मैक्सिमम इसको 5 चाहिए, तो 5 में से 1 माइनस कर दो, कितने बचे 4, तो रिमेनिंग नीड बी की 4 आ गई प्रोसेस 1 के लिए। और सी जो है वो कितना है 3, और इसको कितने एलोकेट हुए 0, तो 3 माइनस 0 जवाब आएगा 3, तो सी को जो है वो 3 यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये जो है आपकी रिमेनिंग नीड बन गई। तो रिमेनिंग नीड ये आपकी बन गई। इस तरीके से जो है वो आप सबकी रिमेनिंग नीड्स निकालेंगे। बी की रिमेनिंग नीड क्या होगी, फिर प्रोसेस टू की रिमेनिंग क्या होगी 3, 3 इसको मैक्सिमम चाहिए और एलोकेट कितने हैं 2, तो बचा कितना 1, ठीक है। बी को 2 मैक्सिमम चाहिए, दिया हुआ कितना है 0, प्रोसेस 2 को 0 दिया हुआ है, 2 चाहिए, 2 माइनस 0 2, और फिर सी को जो है मैक्सिमम 2 चाहिए, दिया हुआ कितना है 0, 2 माइनस 0 2, तो ये जवाब आ गया इसका 1 2 2, ठीक है। तो इसके इस तरह से आप इसको भी माइनस करके देखेंगे मैक्सिमम नीड को, कि मैक्सिमम नीड कितनी है 9, P3 की 9 है, DV कितनी है 3, तो बचे कितने 6, 9 माइनस 3 6, इस तरह से 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो 0 माइनस 0 0, और फिर यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है, मैक्सिमम 2 है, और एलोकेट कितना किया 2 ही एलोकेट किया हुआ है, 2 माइनस 2 0, ठीक है। ये इसकी रिमेनिंग नीड निकल आई। इस तरह हमने यहाँ पे भी इसकी रिमेनिंग नीड देखनी है। इसकी रिमेनिंग नीड क्या है, यहाँ पर प्रोसेस 1 4 का कितना है 4, 4 में से माइनस किया 2, एलोकेट 2 किया हुआ है, तो बचा कितना 2, इस तरह यहाँ पर 2 है, ठीक है। एलोकेट कितना किया हुआ है 1, तो बचा कितना 1, और यहाँ भी 2 है, एलोकेट कितना किया हुआ है 1, 2 माइनस 1 1 1 आएगा। अब आखिर में यहाँ देख लेते हैं 5 है, 5 रिसोर्सेज है, एलोकेट कुछ भी नहीं है, 5 माइनस 0 5, और 3 है, रिसोर्सेज 3 है बी की, एलोकेट कुछ भी नहीं किया, 3 माइनस 0 3, और यहाँ पर 3 है, मैक्सिमम ने 3 की है, एलोकेट 2 किया हुआ है, 3 माइनस 2 1। यहाँ तक तो मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा। यस सर। सर ये माइनस में नहीं जा सकती वैल्यूज? हाँ जा सकती है माइनस में, रिमेनिंग नीड असल में माइनस में तो नहीं जाएंगी ना, क्योंकि नीड का मतलब है कि आपको कुछ चीज चाहिए, तो माइनस में कैसी चीज होगी जो चाहिए होगी, 0 आ सकता है, माइनस में तो नहीं जाएगा मेरा, माइनस में तो नहीं हो सकता, 0 तक जा सकता है बस, यानी कि रिमेनिंग नीड का मतलब क्या है, और मजीद नहीं चाहिए,
माइनस का मतलब ओके। तो माइनस तो हो नहीं सकता ना कि इसको नीड भी है और माइनस में हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब हमें किसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करनी है? देखो, रिमेनिंग नीड्स हमारी सबके सामने, हम सबके सामने आ गई। हमारे पास करंटली अवेलेबल कितनी है? 322, 332, ठीक है। ए की 3, बी की 3, सी की 2, ये रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। रिमेनिंग ये रही। अब देखो ए को कितनी चाहिए? सॉरी, प्रोसेस वन में P1 की हम बात कर रहे हैं। P1 के अंदर रिमेनिंग नीड कितनी है? P1 की, ए के इसको 7 इंस्टेंस चाहिए, और हमारे पास ए के कितने अवेलेबल है? 3। बी के 4 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 3। सी के 3 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 2। तो जाहिर है हम इसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं कर सकते ना। हम P1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है वो 332 है, और P1 की जो रिमेनिंग नीड्स है वो 743 है। तो P1 की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? 332 है, 332 जो है वो 332 रिसोर्सेज है, तो जाहिर को 7 नहीं दे सकता ना। एक ही 3 रिसोर्सेज है, तो 7 कैसे देगा? 7 नहीं दे सकता, ठीक है। तो P1 की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो सकती। P2 की रिक्वायरमेंट देखते हैं। P2 की रिमेनिंग नीड क्या है? P2 की रिमेनिंग नीड है, ए के 1 इंस्टेंस चाहिए, ए के हमारे पास 3 है, तो 3 की हम इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, ए को तो दे सकते हैं। बी की 2 इंस्टेंस चाहिए, अवेलेबल हमारे पास 3 है, इसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है। सी को 2 चाहिए, अवेलेबल हमारे पास 2 है, तो 2 की 2 भी दे सकते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है 1 2 2। ये बात क्लियर हो रही है कि P2 की रिक्वायरमेंट पूरी हो सक रही है, P1 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती। फिर आप देखो, आप ऊपर से चलते रहो नीचे की तरफ, बस ऐसे तरह चलते रहो सर्कुलर वे में, फिर नीचे से आए तो वापस ऊपर की तरफ आ जाओ, सर्कुलर चलता रहो, तो वो सही रहता है, ठीक है। तो आपने देखा 1 2 2, तो 1 2 2 कैन बी फुलफिल बिकॉज आवर रिसोर्सेज कैन एकोमोडेट दीज रिमेनिंग नीड्स, ठीक है। 1 2 2 ये P2 का हम कर सकते हैं। P2 को जो है हम ये ग्रांट कर सकते हैं, उसकी नीड हम ग्रांट कर सकते हैं P2 की, क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल है इसमें P2 को पूरा करने की गुंजाइश है। जब P2 को हम दे देंगे 1 2 2, तो P2 जो है अपना काम कर लेगा, जाहिर है P2 अपना काम करेगा, और P2 को जो हमने 2 दी हुई थी वो 2 वापस इसमें ऐड हो जाएंगी। P2 के पास क्या थी एलोकेटेड? 200, तो ये 2 जो था ए का, ये 2 इसका ऐड हो जाएगा यहाँ पे। जब ये अपना काम फिनिश कर लेगा तो 2 हमें हमारा वापसी कर देगा, और हमारे पास अब रिसोर्सेज कितनी हो जाएंगी? 5। पहले 3 थी, लेकिन 3 + 2 हो जाएगा 5। इसने अपना काम पूरा कर लिया। बाकी ये बी तो 0 था, सी भी 0 था, तो इसमें कुछ एडिशन नहीं हो रही है, वैसे का वैसे ही 3 आ जाएगा, वैसे का वैसे ही 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 ऐड हो गया और 2 ऐड हो गया मजीद, क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया, इसने अपनी रिसोर्सेज जो उसको दी हुई थी वो वापस कर दी। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब आप देखो, अब हमारे पास अब मैं सीक्वेंस लिखता भी जा रहा हूँ नीचे ताकि आपको याद रहे। तो सबसे पहले हमने किसकी रिसोर्स फुलफिल की? किसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की सबसे पहले हमने? हाँ, करंट अवेलेबल एक के बाद, यानी कि जितनी भी हम जो है ना, जिसकी हम रिक्वेस्ट फुलफिल करते हैं ना, रिक्वेस्ट किसकी फुलफिल की थी? 1 2 2 किसकी रो में आ रहा है? 1 2 2 किसकी रो में आ रहा है? P2 की। तो हमने P2 को रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी, P2 को हमने दे दी है। जब P2 को हमने दे दी है तो P2 ने एलोकेट क्या किया हुआ था? 2 0 0, तो 2 जो था उसने वापस कर दिया, तो 3 के बाद 2 जमा कर दिया, 5 0 0 ऐड होंगे तो जाहिर है 3 और 2 ऐसे ही आ जाएगा, 0 0 ऐड होंगे, तो जवाब आ गया 5 3 2। अब हमारे पास करंटली अवेलेबल 5 3 2 है, ठीक है। अच्छा, अब यार इसका मतलब हुआ सबसे पहले मैंने किस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को मैंने फुलफिल किया? P2 की। ये मेरा सेफ सीक्वेंस बन रहा है कि सबसे पहले मैं P2 की रिक्वेस्ट पूरी करूंगा, ठीक है। उसके बाद यूं कर लो या कोई और साइन बना लो, तो ऐसे ही P2 के बाद अब हमारे पास देखो, ये तो आपका हो गया। अब हमारे पास पांच, क्या क्या सवाल किया? 5 3 2 कैसे आया?
5 3 2 कैसे आया? पहले क्या था 3 3 2, ये तो समझ में आ गया 3 3 2 कैसे आया था। 10 में से 7 माइनस किए थे 3 बच गए थे, 10 हमारे पास टोटल 10 थी, उसमें से 7 माइनस करे तो 3 बच गया था। ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया था। ठीक है, अब ये 5 3 2 कैसे आया कि इसने देखो 3 3 2 किसको देगा, किसकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकता है 3 3 2, इसको तो एक ही P1 की तो पूरी नहीं कर सकता। P1 की क्या क्या रिमेनिंग नीड है 7 4 3, 3 3 2 जो है वो 7 4 3 की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि 3 छोटा है 7 बड़ा है, 3 अवेलेबल है और नीड कितनी है 7 की, तो अब 7 की रिक्वायरमेंट 3 तो पूरी नहीं कर सकता, तो इसको ड्रॉप कर दिया इसने कि भाई P1 की रिक्वायरमेंट रिक्वेस्ट तो मैं P1 की जो रिमेनिंग नीड है उसको पूरी नहीं कर सकता। P2 की रिमेनिंग नीड देखेगा, P2 की रिमेनिंग नीड क्या है 1 2 2 1 2 2, तो हमारे पास कितनी है 3, तो 3 1 को 1 दी जा सकती है, 3 3 अवेलेबल है, एक ही 3 इंस्टेंस अवेलेबल है और एक को 3 में से एक में दे सकता हूँ। इस तरह बी की 3 अवेलेबल है मेरे पास और मैं बी की 2 अवेलेबल, मैं रिमेनिंग बी की 2 दे सकता हूँ अपने 3 में से। ठीक है, इस तरह सी की मेरे पास 2 अवेलेबल है रिसोर्सेज और मैं सी को 2 दे सकता हूँ, 2 की 2 दे सकता हूँ, तो मैं अपनी 3 3 2 जो है वो रिमेनिंग नीड जो P2 की है उसको फुलफिल कर सकता हूँ। तो जब मैंने उसको फुलफिल किया तो P2 को एलोकेट कितनी हुई थी 2 0 0 2 0 0, तो जब ये फुलफिल हो जाएगा तो ये जो एलोकेट होंगी ये वापस मेरे पास एड अप हो जाएंगी, तो 2 जो है ऐड हो जाएगा 3 के साथ, तो जवाब आएगा 5। 0 0 जो है जाहिर है ऐड होंगे, 0 3 के साथ ऐड होगा, 0 2 के साथ ऐड होगा, तो कोई जवाब वही आ जाएगा वापस 3 और 2, तो इस तरह बना है 5 3 और 2। ठीक है, अच्छा सर। ठीक सर ये 3 3 2 जो है, 3 तो हमने देख लिया कि 7 से, क्योंकि टोटल 10 है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ गया। है। अच्छा, अब आप हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ रहा है P3। क्या मैं P3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकता हूँ? अब करंटली अवेलेबल है 532। P3 का जो आप देखो, ये P3 का देखो, P3 का 600, क्या मैं P3 की रिमेनिंग नीड पूरी कर सकता हूँ 532 के जरिए? 600 पूरा कर सकता हूँ? नो सर। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। तो जाहिर है 5 रिसोर्सेज है, 6 को मैं कैसे पूरा करूंगा, नहीं कर सकता, तो इसको भी मैं ड्रॉप करूंगा। मैं फिलहाल P3 की तो मैं नहीं कर सकता, अब आगे बढ़ जाऊंगा। आगे क्या है P4, P4 की रिमेनिंग नीड क्या है 211, तो मैं क्या 211 की नीड पूरी कर सकता हूँ 532 में? यस, बिल्कुल सही कहा, इसकी नीड पूरी हो जाएगी, क्योंकि 5 के अंदर 2 दिए जा सकते हैं, 3 में से 1 दिया जा सकता है, 2 में से 1 दिया जा सकता है, तो ये नीड पूरी हो जाएगी। तो हम कौन सा प्रोसेस, अब हम किसकी नीड पूरी करने जा रहे हैं, कौन सा प्रोसेस है वो? P4, बिल्कुल ठीक बताया इमाद ने, P4। ठीक है, तो P4 को जो है हम नीड हम पूरी कर सकते हैं, तो P4 की नीड हम पूरी करते हैं। जब P4 की नीड हम पूरी करें तो P4 के अंदर क्या रखा हुआ है 211, इसको ये एलोकेट हुआ है, आप 211 ऐड कर देंगे हम अपने पास। ठीक है ना, P4 का 211 अपने पास ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 211। अब P4 की नीड हम किसकी नीड पूरी करें P4 की, मैंने लिख दिया नीचे P4। अगला हमारा जो सीक्वेंस में P4 है वो हम उसकी नीड पूरी कर रहे हैं, और P4 को एलोकेट किया हुआ है 211, जो कि हमारी पिछली करंटली अवेलेबल के साथ ऐड होगा, क्योंकि ये फ्री हो जाएंगे रिसोर्सेज, वो वापस कर देगा हमें। तो 5 जमा 2 कितना बन गया 7। ठीक है, 3 जमा 1 कितना बन गया 4, 3 जमा 1 4 बन गया, P4 की हम बात कर रहे हैं, और 2 जमा 1 कितना बन गया 3, 7 4 3। ये बात क्लियर होगी, ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ऐसे ही जो है ना काम हो रहा है। तो हमारा सेफ सीक्वेंस नीचे बनता जा रहा है, पहले P2 को रिसोर्स हमने फुलफिल की, फिर P4 की रिसोर्स हमने फुलफिल की, हम पहुंच गए थे 211 तक, P4 तक पहुंच चुके थे, अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, हम इसी तरह चलते रहे, आगे चलते रहे, हम पीछे पीछे भी हम हालांकि जा सकते हैं, लेकिन अच्छा तरीका कार ये है कि आप उसको जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आगे चलते जाओ, फिर दोबारा वापसी ऊपर से आ जाना वापस। लेकिन अभी आप चूंकि P4 तक आ चुके थे, अब आगे आपके पास P5 है, तो P5 की क्या रिसोर्सेस पूरी हो रही हैं? हमारे पास करंटली अवेलेबल है 743 और रिमेनिंग नीड है 531, क्या पूरी हो जाएगा? यस, बिल्कुल ठीक बताया।
हाँ बिल्कुल सही बात कहा, बिल्कुल पूरी हो रही है, क्योंकि जाहिर है 7 में से 5 एलोकेट हम कर देंगे और 4 में से 3 एलोकेट कर देंगे, 3 में से 1 एलोकेट कर देंगे, तो हमारे पास गुंजाइश है। ठीक है, तो हम ये कौन सी जॉब है 531 वाली, को जॉब कौन सी है, प्रोसेस कौन सा है, P5 है, P5 है। ठीक है, तो P5 में एलोकेशन कितनी हुई भी करंटली 002, यानी कि इसका मतलब है अगली जो हमारे सेफ सीक्वेंस में आएगा, कौन सी जॉब आएगी, P5। ठीक है, P5 को हम रिसोर्सेज दे रहे हैं। ठीक है, P5 को हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, तो अगले में हमारा P5 आएगा, और P5 के अंदर क्या है, 002। तो 002 आप ऐड कर दो, 07 में ऐड करोगे तो जवाब तो वही 7 आएगा, फिर 0 ऐड कर दोगे 4 में, जवाब वही 4 आएगा, फिर आप 3 के साथ क्या ऐड कर दोगे, 2, तो जवाब क्या आ जाएगा, 5। तो जवाब आ गया 745। ठीक है, बिल्कुल सही बताया इमाद ने भी, बिल्कुल यही चीज हम कर रहे थे। अच्छा जी, अब जाहिर है P5 भी अब पूरा हो गया, अब दोबारा ऊपर चलेंगे, क्योंकि हमारे पास P2 P4 P5 तो हो गया, ऊपर चलेंगे, दोबारा P1 के पास आते हैं, दोबारा, तो क्या P1 की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, हमारे पास है 745, P1 है 743। हाँ बिल्कुल सही बताया ताहा ने, रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है बिल्कुल कि ये चीजें कैसे हो रही है, तो आपके पास अवेलेबल 745 है, और 743 जो है वो रिमेनिंग है। तो आप रिक्वायरमेंट आप किसकी पूरी कर सकते हो, P1 की, तो मैं सेफ सीक्वेंस के अंदर, मैं एक और सीक्वेंस में, अब नेक्स्ट टाइम हम किसकी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, P1 की, हमारा सेफ सीक्वेंस में P1 आएगा। ठीक है, P1 में, अच्छा P1 के अंदर जो अवेलेबल करंटली एलोकेटेड है वो क्या एलोकेटेड है, 010, इसका मतलब है ये ऐड होगा, तो जाहिर है 7 में 0 ऐड होगा तो जवाब तो वही 7 आएगा, और 1 में 4 ऐड होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 5, और 0 में 5 ऐड होगा तो जवाब क्या आ जाएगा, 5। तो ये आ गया 755। ठीक है, ये बन गया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो है, अब आपकी P1 की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, अब आप P2 की तो आपने पहले ही कर दी थी, अब बचा हुआ है सिर्फ P3। अब P3 बचा हुआ है। ठीक है, P3 पे हम आ गए, ठीक है, P3 पे आ गए, क्या P3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं हम, कि हमारे पास है 755, और P3 की रिमेनिंग नीड है 600, तो ये हो यस सकता सर। है, पूरा हो सकता है बिल्कुल। तो अब हम P3 को जो है फाइनली टच करेंगे, तो हमने यहाँ पर P3 की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं सेफ सीक्वेंस में, और P3 के अंदर क्या है, 302 जो है एडअप हो जाएगा हमारे इसके अंदर, 302, तो 7 में 3 ऐड करो क्या बन जाएगा, 10। ठीक है, क्योंकि हम प्रोसेस 3 की बात कर रहे हैं, प्रोसेस 3 में 302 है, तो 3 ऐड किया हमने 7 में, तो 10 आंसर आया, फिर 0, प्रोसेस 3 की बात कर रहे हैं, फिर 0 ऐड किया 5 में, तो जवाब क्या आया, 5। ठीक है, और फिर हमने 2 ऐड किया, फिर हमने 5 में, तो क्या जवाब आया, 7। तो देखो वही वापस टोटल आ गया, 1057 जो शुरू में था, 1057 वही टोटल आ गया, यानी कि सबकी नीड्स पूरी करने के बाद आखिर में रिसोर्सेज हमारी जो बची हुई थी वो रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है, और हमारा सेफ सीक्वेंस क्या बना, आखिर में हमने कौन सा अटेम्प्ट किया था, P3, P3 आखिर में अटेम्प्ट किया था, तो ये हमारा सेफ सीक्वेंस है, P2 P4 P5 P1 P3। इसमें जरूरी नहीं है कि कोई, हो सकता है सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, वो भी सही हो सकता है आंसर, क्योंकि हम तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे। ठीक है, बीच में भी हो सकता है, अगर आप वापस ऊपर चले जाओ, आप देखो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आप उसको दे दो, तो वो भी ठीक है। बस ये रहे कि स्टेट सेफ स्टेट में रहे, डेड लॉक अकर ना हो, ये ना हो कि आपके पास कोई भी रिमेनिंग नीड तो है लेकिन रिसोर्सेज ही नहीं है उसको फुलफिल करने के लिए, वो डेड लॉक हो जाता है। हाँ सेम टोटल आएगा हमेशा, बिल्कुल। अभी ने पूछा टोटल, हमेशा देखो सेम आएगा,
जो आपका 10 है ना, ये 10 जो था आपका शुरू में, तो वही 10 आपका वापस आ जाएगा, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद आपकी टोटल रिसोर्सेज वही रहेंगी जो आपकी बची हुई थी शुरू में। ठीक है, इससे आपको वेरीफाई भी हो जाएगा अगर वापस ही टोटल आ जाए। तो ये क्लियर हो गया ना एल्गोरिथम? कोई सवाल तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है। तो आपकी जो है ना, जो रिमेनिंग नीड है वो हमेशा कम होनी चाहिए। करंटली जो अवेलेबल है उससे रिमेनिंग नीड हमेशा कम होनी चाहिए। रिमेनिंग नीड अगर ज्यादा है, करंटली अवेलेबल किसी जो है कम है, फिर आप पूरी नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो आपने रिमेनिंग नीड के करंटली अवेलेबल जो थी उसको देखते हुए आपने फार्मूला लगा दिया, और वो आपने क्या लिख लिया। जैसे मैंने वो फार्मूला यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ लिख देता हूँ। रिमेनिंग नीड इज, वो आप देखो रिमेनिंग नीड देखोगे कि वो कम हो या बराबर हो करंट अवेलेबिलिटी की। ठीक है, करंट अवेलेबिलिटी के बराबर हो। रिमेनिंग नीड कम होनी चाहिए अवेलेबिलिटी से, तब तो आप इसको पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर रिमेनिंग नीड ज्यादा है अवेलेबिलिटी से, तो आपके डेडलॉक आने के चांसेस हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी करंटली अवेलेबल से सारे ही ज्यादा है तो सारा डेडलॉक बन जाएगा, अनसेफ स्टेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो था एक इम्पोर्टेंट चीज थी। और पेपर में इस तरीके से आपको कोई भी आपको दे दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है कि आप इसकी कैलकुलेट करें। बैंकर, जिस एल्गोरिथम का नाम है बैंकर्स एल्गोरिथम, ठीक है, ऊपर लिखा है एन एग्जाम्पल बैंकर्स एल्गोरिथम। तो बैंकर्स एल्गोरिथम नाम है, बैंकर इसके लिए इसका नाम रखा है कि बैंक के अंदर यही होता है ना कि भाई आपने उधार लिया, काम करके पैसे वापस कर दिए, बैंक को लोन लोन लेते हैं बैंक से। तो इसी तरीके से यहाँ पर रिसोर्सेज हम दे रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। जो रिसोर्सेज जो हमारे पास है हम उनको एलोकेट जो है वो हम जो अवेलेबल है उनको दे रहे हैं, जो जिसकी रिमेनिंग नीड कम है, और वो अपना इस्तेमाल करने के बाद जो एलोकेशन हुआ है वो वापस कर रहा है हमें। तो वापस बैंक के अंदर जमा होते जा रही है रिसोर्सेज, और आखिर में वही बैंक का टोटल आ जाता है जो शुरू में था। हाँ, प्रोजेक्ट के अंदर आप नेट से हेल्प ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो, नेट से हेल्प लेना अलग बात है, लेकिन आपको चीजें आती होंगी। ठीक है, ये ना हो कि आपने कॉपी पेस्ट तो कर दिया और आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। आप कॉपी पेस्ट से ज्यादा आपको लॉजिक का पता हो कि भाई जो लॉजिक लिखी हुई कोड की, उसको अपने अंदर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिल्कुल वो लॉजिक आप ले सकते हो उसकी। लेकिन ये कि वो आपको पता ही नहीं चल रहा, आपने बस सिर्फ उसको लिख तो दिया, चल भी रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है बैकग्राउंड में, तो वो चीज़ जो है आपके फेवर में नहीं जाएगी। तो बस यहाँ पर यही था। बाकी ये जो सारे उसके वही लिखे हुए अवेलेबल, मैक्सिमम, एलोकेशन, नीड, ये सारा इसने मैथमेटिक्स के जरिए से वही चीज़ें समझाई हुई हैं। बस वो असल में वो टेबल ही दिखाना यहाँ पर हम चाह रहे थे। बाकी तो ये चीज़ें, एलो की रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा नीड से कम होगी। वो वाली बातें मैंने जो है आपको वहाँ दिखा दी थी। ठीक है, वो ये वही एग्जांपल है जो मैंने करके दिखाई, इसका मैंने जो है ना वो रो कॉलम बना के आपको खुद ही करके दिखा दिया। ठीक है, वो यही प्रॉब्लम है। तो बहरहाल ये नीट वगैरह ये सारी चीज़ें। और अच्छा, डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर भी आप देखोगे, जैसे जैसे यहाँ पर ये देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ गिवन है, और अब आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो कि डेडलॉक है कि नहीं। ये ठीक है, अब आप यहाँ देखो, ये वेट फॉर ग्राफ दिया हुआ है। वेट फॉर ग्राफ का मतलब क्या है? ये रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है,
ये वेट फॉर ग्राफ है, दोनों सेम, फेक से एक फर्क है। क्या फर्क है? यहाँ पर रिसोर्स दी हुई है, यहाँ पर रिसोर्स नहीं दी हुई है। यहाँ पर रिसोर्स को हटा दिया क्योंकि रिसोर्स से हमें पता नहीं चल रहा साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही, हमें पता नहीं चल रहा बीच में रिसोर्स आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज को निकाल दोगे और सिर्फ प्रोसेस रखोगे, जैसे यहाँ पर सिर्फ प्रोसेस रखा है, रिसोर्सेज को हमने निकाल दिया है, तो अब हमें यहाँ पर आइडिया हो रहा है साइकिल बन रही है। P1 वेट कर रहा है P2 का, P2 वेट कर रहा है P3 का, P3 वेट कर रहा है P4 का, P4 अगेन वेट कर रहा है P1 का। ये साइकिल बनी हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा साइकिल बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। तो होता है क्या है कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के अंदर से हम रिसोर्सेज को निकाल देते हैं और हम बना लेते हैं वेट फॉर ग्राफ। इसी का ये वेट फॉर ग्राफ है। ये जो रिसोर्स एलोकेशन का ग्राफ का ही हमने वेट फॉर ग्राफ बनाया है, इसी का वेट फॉर ग्राफ बनाया। कैसे बनाया है वो देख लें। जो P1 है ना, P1 किसके लिए, P1 किसकी के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है? R1 के लिए। और R1 किसके पास मौजूद है? P2 के लिए। तो हकीकत में P1 P2 का ही तो वेट कर रहा है, क्योंकि P2 के पास है R1। तो P2 R1 को छोड़ेगा तो फिर R1 जो है P1 एक्वायर कर सकता है। तो हकीकत में हो क्या रहा है, P1 एक्चुअली वेट कर रहा है P2 के खत्म होने का, ऐसा ही है ना। P1 वेट कर रहा है P2 के खत्म होने का, कि P2 खत्म होगा तो R1 रिलीज होगा। तो हमने क्या किया, रिसोर्स को हटा दिया बीच में से, हमने ऐसे लिख दिया P1 वेट कर रहा है P2 का। बात समझ में आई? इस तरह से P2 ने किसको रिक्वेस्ट भेजी हुई है? R4 को। और R4 किसके पास है? P3 के पास। तो P3 अपना काम फिनिश करेगा तब R4 रिलीज होगा। तो अगर R4 को बीच में से हटा दिया जाए तो हकीकत में हो क्या रहा है, P2 एक्चुअली P3 का वेट कर रहा है। P3 अपना काम कर रहा है, तो P2 एक्चुअली P3 का वेट कर रहा है। तो हमने रिसोर्स गायब कर दी, हमने रिसोर्स गायब कर दी, प्रोसेस लिख ली उसकी जगह, सिर्फ प्रोसेस। फिर P3 जो है P4 का वेट करेंगे, P3 को चाहिए R5, लेकिन R5 जो है P4 के पास है, तो जाहिर है अगर आप उसको, P3 एक्चुअली R4 का ही वेट कर रहा है, तो P3 को R4 का वेट कर रहा है, और P4 अगेन जो है वेट कर रहा है R2 का। R2 किसके पास है? P1 के पास। तो R2 का हटा दोगे तो एक्चुअली P4 वेट कर रहा है P1 का। तो ये आपने इस तरह से बनाया। ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके से रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से हमने वेट फॉर ग्राफ जनरेट किया। तो वेट फॉर ग्राफ में हमें फायदा ये होता है, हमें पता चल जाता है कि भाई डेडलॉक, अब इसमें साइकिल नजर आ रही है ना, हमें साइकिल नजर, इसमें साइकिल पता नहीं चल रही, रिसोर्सेज बीच में बिखरी हुई होती है, अब इसमें साइकिल पता चल रही है आराम से, ठीक है। तो जब डेडलॉक डिटेक्शन की जाती है तो उसके अंदर से रिसोर्सेज हटा दी जाती हैं और फिर देखा जाता है कि कौन सा प्रोसेस किस प्रोसेस के खत्म होने का इंतजार कर रहा है। इसलिए इसका नाम रखा हुआ है वेट फॉर ग्राफ। डेडलॉक डिटेक्शन के अंदर आसानी हो जाती है। क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? इसमें देखो डेडलॉक नजर आ रहा है, हमें डेडलॉक नजर आ रहा है, साइकिल बनी हुई है, डेडलॉक है। हम कहेंगे डेडलॉक इज प्रेजेंट बिकॉज इट्स वेट फॉर ग्राफ हैज एन साइकिल, हैज ए साइकिल। इसमें डेडलॉक है, इस वजह से इसकी वेट फॉर ग्राफ में साइकिल है, इसलिए डेडलॉक है, डेडलॉक डिटेक्ट हो गया। सर ये ग्राफ हमें बनाना होगा? हाँ, ये ग्राफ आपको हो सकता है ऐसा ग्राफ मिल जाए और आपसे कहते हैं कि भाई बताओ डेडलॉक है कि नहीं, वेट फॉर ग्राफ जनरेट करो इसका। तो इस तरह का ग्राफ बना लो, अच्छा। आप इस तरह का ग्राफ बना के आप बता दोगे, अगर साइकिल है तो आप कहोगे कि डेडलॉक है, साइकिल नहीं है तो आप कहोगे डेडलॉक नहीं है। सही। सही। तो ये तो हमने पढ़ लिया, अवेलेबल, एलोकेशन, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हमने थ्योरेटिकली लिखी है। और डिटेक्शन एल्गोरिथम का ये भी बस आप उसको वही छोड़ दें, डिटेक्शन उसी तरीके से कर लेंगे जो वहाँ पर दिखाई है डिटेक्शन ना। बस यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो बस यहाँ पर आपने जो है ना वो चेक करना है कि जो है वो, अब इसका ना नेक्स्ट क्लास में हम क्विज भी लेंगे, ठीक है। वो आपका क्विज होगा, क्विज नंबर 4 या 5, 4 होगा मेरे ख्याल में। 4 सर। हाँ अच्छा सर, तो आपने असाइनमेंट डिलीट किया था उसके बाद आपने अपलोड नहीं किया था? असाइनमेंट नहीं रखा मैंने।
नो सर। अच्छा, सर अब उसका टाइम भी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आपने पहले टाइम तो रखा था आज तक का, लेकिन फिर वो आपने उसमें वो DCM या DSM वाली उनकी फाइल डाली हुई थी, फिर आपने कहा था मैं बाद में अपलोड करता हूँ, फिर आपने अपलोड नहीं किया। हाँ सही कह रहे हैं। असाइनमेंट 3 में दोबारा अपलोड करता हूँ, टाइम बढ़ा दूंगा। और एक काम ये हो जाएगा, अगली क्लास में फिर हम क्विज लेंगे, वो क्विज नंबर 4 होगा डेडलॉग में से। अच्छा, उसका उसका टाइम क्या होगा, क्योंकि अगली क्लास में प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन भी है, तो उसका ये टाइम। सर असाइनमेंट नहीं नहीं, क्विज का कुछ क्या बता कह रहा रहे हूँ। हैं? क्विज का बता रहा हूँ, क्विज 4 जो होगा ना, वो हम टाइम उसका सेट करते हैं। आपका क्विज 4 जो है वो मैं लूंगा, आप देखें 1:30 बजे से 2 बजे तक का ब्रेक होगा, उसमें नमाज भी पढ़ लेंगे और क्विज भी अटेम्प्ट होगा। ठीक है, यानी कि क्विज में 15 मिनट का ही बनाऊंगा, उससे ऊपर का क्विज नहीं होगा, 15 मिनट के अंदर का क्विज होगा। लेकिन हम वो नमाज का ब्रेक भी शामिल कर लेंगे उसमें, तो आधे घंटे का ब्रेक हो जाएगा आपका 1:30 से 2 के दरमियान। तो आप जो है, दानिया कौन है, CR कौन है, दानिया है प्रेजेंट? CR नहीं है? नहीं सर, उनका शायद इंटरनेट इशू हो गया होगा। अच्छा, तो MCQs पूछ रहे हैं, MCQs का होगा, MCQs की लोगों को फिक्र होती है, MCQs है तो अच्छा है। देखो मैं अभी बनाया नहीं है क्विज, अब मैंने सोच ही रहा हूँ वैसे MCQ, मैंने शुरू से सारे MCQ। MCQs ही बना दीजिएगा, क्योंकि हम फिर प्रोजेक्ट के ऊपर भी हमारा थोड़ा ध्यान होगा ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ MCQs पीस बना लेता हूँ, सही है। अब आप जो है ना वो ओके। उसको मैं CR को कौन बताएगा कि भाई ये जो आप वो एक्सेल वो जो शीट अपडेट करेंगे ना वो, तो वो 15 आधे घंटे का ब्रेक रखेंगे, 1:30 से 2 के दरमियान। फिर जो है प्रोजेक्ट दोबारा चेक होना शुरू हो जाएंगे 2 बजे से ऑनवर्ड्स। ठीक है, कौन बताएगा CR को? सर मैं बता दूंगा। हाँ आप बता देना, ठीक है। आप बता देना उनको कि ये काम कर लें, ब्रेक रखेंगे 1:30 से 2 का, उसमें नमाज की टाइमिंग का भी ब्रेक होगा, क्विज 4 का भी ब्रेक होगा। बाकी मैं असाइनमेंट 3 ओके सर। आप जी अपलोड कर देता हूँ असाइनमेंट 3, और कोशिश अच्छा सर, करके। असाइनमेंट के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते हमने वो भी प्रोजेक्ट भी सबमिट कराना है, तो ध्यान थोड़ा ज़्यादा हाँ प्रोजेक्ट पे मैं होगा। उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा रख दूंगा असाइनमेंट। ठीक थैंक यू सर। ठीक ठीक है। बाकी ये कि नाम कुछ मैं पुकार रहा हूँ, वो मुझे रिप्लाई कर दें अगर वो मौजूद है तो। ये मोहसिन खान है, मोहसिन खान, मोहसिन खान नहीं है। मोहम्मद शफात खान, शफात खान भी नहीं है। सलमान हैदर, यस सर। सलमान हैदर सर वो नहीं। मेरी पहले फर्स्ट सेशन की भी प्रेजेंट लगा दें, मैं 5 मिनट लेट आया था बस। अच्छा जी अच्छा, सर। ऐसे ऐसे मलिक आजमी है? ऐसे मलिक आजमी नहीं है। मोहम्मद ज़हीम कुरैशी, ज़हीम कुरैशी भी नहीं है। ठीक है चले, अटेंडेंस भी हो गई। बस इंशाल्लाह अभी ये कि नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट आपकी इवैल्यूएशन होगी, क्विज होगा एक, और ये इनकी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।